नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन। कहा, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत बना रहा है नई पहचान। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, रिएक्टर न्यूक्लियर इनोवेशन में बनेंगे नए अवसर। टेक्नोलॉजी सेक्टर को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस विदेशी धरती से कर रही है देश विरोधी नैरेटिव सेट करने का प्रयास। भाजपा ने कई अकाउंट की जानकारी के साथ कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी ने किया देश में गृह युद्ध भड़काने का भरसक प्रयास। नई दिल्ली में तीसरी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता। दोनों देशों ने दिया द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान। कहा, जीएसटी सुधारों से अमेरिका के टैरिफ का असर हुआ कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जैसे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब ये विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन ज़ी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं, केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं
भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती है और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार परमाणु क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोलने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के वर्चुअली उद्घाटन मौके पर इस बात की घोषणा की। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनॉग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद 2025 शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य रक्षा संवाद के 3रे संस्करण में सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की कूटनीति, आर्थिक ताकत और सशस्त्र बल सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। सशस्त्र बलों की देशभक्ति और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा में प्रोफेशनलिज्म और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वो पारंपरिक हो, उग्रवाद रोधी हो या मानवीय, हमारी सेनाओं ने उल्लेखनीय अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया है। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrent strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सेना अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक संक्षिप्त एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है और दीर्घकालीन व्यवस्था का अब पतन हो रहा है। So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन में देश के भीतर और दुनिया भर के मित्र देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स बैठकर बातचीत करते हैं और रोशनी डालते हैं डिफेंस रिफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर, क्योंकि भारत हमेशा से बिलीव करता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से इस बार बिहार में एनडीए सरकार बनाई है। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस के इज्जतनगर तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे बजट में 18 गुना वृद्धि की है, जिससे राज्य में रेलवे ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नई रेल सेवा विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में जहां 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का बजट होता था, 1100 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आज 18,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में रेलवे के लिए दे रहे हैं, जो कि 19,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, जिसके कारण यूपी में कई तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और रेलवे में भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आज के ट्रेन का विस्तार उसी कड़ी में एक नई पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन
ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान उन्होंने किया और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत संबंध हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक सभ्यता और ऐतिहासिक रिश्ते को साझा करते हैं। देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की विशेषता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन एम.जे. दिनेश के साथ बैठक की, जिसमें भारत के कॉफी सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिशों की समीक्षा की गई। बैठक में वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता सुधार, ग्लोबल ब्रांडिंग और किसानों की आय बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। मंत्री ने दोहराया कि सरकार इस सेक्टर में सतत विकास और निर्यात बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की कॉफी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने में निगरानी विभाग कड़ी, पारदर्शी और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करें ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। और उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है और सुशासन की नीति का पालन कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दरभंगा के अलीनगर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ अपने विधायक को चुना है और अब मुझे उस उम्मीद पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने शपथ नहीं ली है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदार महसूस कर रही हूं और हमने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अभी फ़िलहाल तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तो महसूस कर रही हूं और ओथ नहीं लिया है, लेकिन अभी से काम करना भी शुरू हो गया है। वेकेशन, हॉलीडेज़, ये सब का मतलब भूल गए। मतलब ऐसा एक अंदर फीलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब मुझे काम में लग जाना है। पब्लिक तो बहुत उम्मीद के साथ अपना विधायक चुनी है, अब मुझे इस उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। गुजरात के वडोदरा से भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। हेमांग जोशी ने कहा कि उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पत्र लिखा है। लोकसभा के साथ ही विपक्ष के नेता और कांग्रेस के आगेवान श्री राहुल भाई गांधी को मैंने आज एक पत्र लिखा है कि आप भी इस यात्रा में जुड़िए। इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई सारी यात्राएं की है, चुनाव लक्षी यात्राएं की है, परंतु वह यात्रा में तो चलते हैं, पद यात्रा में उनकी यात्राएं नहीं चलती। कांग्रेस के कार्यकर्ता सरदार साहब के इस मूल्यों को, सरदार साहब की प्रतिभा को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको राहुल गांधी जी से डर लगता है। तो अगर वह खुद इस पदयात्रा में आएंगे तो इस बंधन से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए उनको इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार के आर्थिक क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत तस्वीर पेश की है। आईएमएफ का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, जिससे महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है। ये भारत की मजबूत घरेलू मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाते हुए विश्व कप जीता है और उसके बाद
इन विजयी बेटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को मिठाई प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से खिलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सभी देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने हाथों से प्रधानमंत्री ने विजयी क्रिकेट खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी नारायण सिंह। नारायण, तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से मुंह मीठा कराया इन बेटियों का, जो कि भारत का मान पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने बढ़ा कर आई हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें खिलाड़ियों से मिलने की और खिलाड़ियों को जब भी वो किसी इवेंट के लिए जाते हैं या वहां से जब वापस आते हैं तो प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा मौका चूकते नहीं कि अपने खिलाड़ियों से मिले। और वास्तविकता में जिस तरह से वो दृष्टिबाधित जो वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर टीम से मिले, तो ये दिखलाता है कि एक जो समावेशिता का सिद्धांत है, जो इंक्लूसिविटी का सिद्धांत है, उसको एक दूसरे लेवल पर ले जाता है। जो सबका साथ और सबका विकास की जो बात होती है, तो वास्तविकता में ये तस्वीर उसको प्रूव करती है कि ये उसी सिद्धांत का एक नजारा है। कभी आप देखें तो इससे पहले जो हमारी जो एबल बॉडी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, जो वो वर्ल्ड कप जीत के आई, तो उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री मिले। लेकिन वो कभी भी ऐसा जो एक सिद्धांत होता है इंक्लूसिविटी का, वो उसको अपनाते हैं और इनसे भी मिला। और ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। अगर आप नेत्रहीन खिलाड़ियों की बात करें तो क्योंकि चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं उनके लिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है और कुछ चैलेंजेस अगर देखें तो जो उनकी गेंद होती है वो प्लास्टिक की होती है, उसमें कुछ अंदर से जो ताकि वो आवाज करे, उनको सुनाई दे, तो ये चैलेंजेस होते हैं। उनको आवाज को कैच करके क्रिकेट खेलना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग होता होगा ये सब करना। तो तारीफ करनी होगी हमारे खिलाड़ियों की, जिस तरह से उन्होंने जो इनॉग्रल एडिशन था, पहले ही एडिशन में वर्ल्ड कप जीता, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल नारायण, और इससे हम कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित खेल को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब ये तस्वीरें जब पूरे देश और दुनिया के सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो दृष्टिबाधित हमारे खिलाड़ी हैं उनको संबल मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको और मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी भी कॉज से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति या किसी संस्था, कुछ लोगों से जुड़ते हैं, स्पेशली इनसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो सारा सिस्टम जो होता है वो चैनलाइज हो जाता है। चाहे वो खेल मंत्रालय हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेस हो, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो। अगर खेल की बात करें तो देखिए, जैसे कि क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो चाहे वो वुमेन्स का क्रिकेट हो, चाहे वो मेंस का क्रिकेट हो। लेकिन जहाँ पर समावेशिता, जब इंक्लूसिविटी की बात आती है, तो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस गेम को प्रॉस्पेरस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने की काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री उससे जुड़ जाते हैं तो जो सभी लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कॉर्पोरेट्स आगे आते हैं, इसके लिए अच्छी खासी फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, जिससे कि खेल आगे बढ़ सके। और प्रधानमंत्री के इस मुहिम से जुड़ने से कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया, कि आने वाले समय में ये काफी आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को जिस तरह से परफॉर्मेंस है, जिस तरह का उनको सपोर्ट मिलता है, देश का शीर्ष नेतृत्व उनसे मिलता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। और ये दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खिलाड़ियों से मिलता है। और जब हम खिलाड़ियों से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री हमको विदेशों में फोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो जो दूसरे देशों के खिलाड़ी उनसे पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो वो उनको बताते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। तो वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आपको फोन कर रहे हैं,
और हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है, वो उनसे कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस चीज का हमारे जो स्पोर्टिंग लैंडस्केप है भारत में कितना बड़ा असर पड़ा है। लगातार आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट देखिए, हर अगले टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन उससे बेहतर होता है। और खेलों में देखिए लगातार हम बड़े इवेंट्स होस्ट करने जा रहे हैं। कल ही भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में होंगे उसकी मेजबानी मिली है, और भारत 2036 में जो ओलंपिक्स होते हैं उसकी भी मेजबानी करने की सोच रहा है। तो खेलों का जो आमूलचूल जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उनकी भूमिका अहम रही है। बिल्कुल नारायण, और देखिए इसके जरिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो तमाम सारे प्रयास किए गए, खिलाड़ी आज अगर भारत के शीर्ष तक पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था और बहुत ही सकारात्मक प्रयास जो तमाम सारे किए गए हैं, जिनको सामूहिक रूप से, चाहे वो बेहतर संसाधन की उपलब्धता हो, चाहे वो बेहतर प्रशिक्षण की बात हो, फिर चाहे वो उनको प्रोत्साहन देने की कोशिशें हो, उनके चयन की प्रक्रिया हो, तो ये हम कह सकते हैं कि इस पे बहुत ध्यान दिया गया और उसका ये सकारात्मक परिणाम आज उपलब्धि के तौर पर हमारे सामने है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री 2014 में जब से वो आए तो वो एक विजन लेके आए। उनका जो विजन था कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा जाए। और कोई भी आप दुनिया में देश देखें, वो स्पोर्ट्स में तभी प्रगति करता है जब उसके ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, जब छोटे छोटे बच्चे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, रग्बी खेलें, कोई भी गेम खेले। तो प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से इसको कह सकते हैं कि एक साकार रूप दिया। और आज देख सकते हैं कि खेलो इंडिया के कितने वर्टिकल्स हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। तो तमाम प्रकार के वर्टिकल्स खड़े कर दिए। और साथ साथ जो खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट और खेलो इंडिया खो खो टूर्नामेंट, तमाम टूर्नामेंट देश भर में पूरे साल भर चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको एक टूर्नामेंट का एक्सपोजर मिलता है। और जब तक किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को टूर्नामेंट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो अच्छे कॉम्पिटिटर से खेलेगा नहीं, तो वो अपने गेम को तराश नहीं सकता। तो यही कारण है, आप लगातार देखिए भारत के खिलाड़ी जो विश्व में कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें भारत के खिलाड़ी नजर आते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, और साइंस, और कह सकते हैं कि अगर हम जब खिलाड़ी से बात करते हैं ना, जब खिलाड़ी की कोई डिमांड होती है, उनको ये चाहिए होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये साधन चाहिए होते हैं, तो तुरंत ही उनको वो मुहैया तैयार करें 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत सुखद हैं और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की बेटियों ने जो मान बढ़ाया है और उसका ये परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद न सिर्फ मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई भी की और उनको अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आप देखिए डीडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा में हमारे सहयोगी निखिल सिंह के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।